हेलो स्टूडेंट्स, बीए तृतीय वर्ष की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपनी इतिहास की दूसरी किताब की शुरुआत करेंगे, जिसके बारे में हमने कल सिलेबस पर चर्चा करी थी। इस बुक का नाम है समसामयिक भारत और इसमें यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत। आप अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन शब्द से आपने बस सुना होगा, लेकिन इस शब्द के बारे में आप विस्तृत रूप से आपकी जो पहली किताब है आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें विस्तृत रूप से आपको स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। मूल रूप से देखा जाए बच्चों, तो भारत के बारे में हम देखते हैं कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। यहाँ पर ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन स्थापित हुआ। तो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर 1947 में भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए यहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं ने, युवाओं ने, आम जनता ने जो संघर्ष किया, उसको हम स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत शामिल करते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, तो उस दौरान कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य भारत में केवल व्यापार करना था। उनके उद्देश्य आर्थिक थे, व्यापार को वो प्राथमिकता देते थे। लेकिन जब उन्होंने भारत की आर्थिक संपन्नता को देखा, यहाँ की समृद्धि को देखा, तो धीरे धीरे आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सभी क्षेत्रों में उन्होंने हस्तक्षेप करना चालू किया और धीरे धीरे भारत को अपना उपनिवेश स्थापित करके यहाँ पर ब्रिटिश शासन की स्थापना कर ली। अंग्रेज़ों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आर्थिक क्षेत्र में देखें, प्रशासनिक क्षेत्र में देखें, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके अपने हितों के अनुरूप नीतियों का, कानूनों का निर्माण किया और आर्थिक क्षेत्र में जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उसका काफ़ी अधिक आर्थिक शोषण किया और यहाँ का सारा धन विभिन्न तरीक़ों से ब्रिटेन में पहुँचाया। इससे भारत की आर्थिक समृद्धि को नुकसान हुआ और यहाँ की जनता को अंग्रेज़ों के इस शोषण ने असंतोष से भर दिया। यहाँ के जो नागरिक थे वो ब्रिटिश शासन की नीतियों से काफ़ी असंतुष्ट थे, लेकिन उनको एक ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि संगठित रूप से, सही रूप से वो ब्रिटिश शासन का विरोध कर सकें। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, तो इसकी स्थापना से सही ढंग से भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। जो असंतुष्ट जनता थी ब्रिटिश शासन से, उनको एक मौका मिला, एक मंच मिला, जिसके माध्यम से वो अपने विरोध को अभिव्यक्त कर सकते थे, उस पर प्रतिक्रिया कर सकते थे। तो इस तरह से हालांकि अंग्रेज़ों की नीतियों से भारतीय जनता विभिन्न कारणों से असंतुष्ट थी, लेकिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही संगठित रूप से स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इस दौरान विभिन्न जो धर्म सुधार आंदोलन थे, विभिन्न राष्ट्रवादी नेता थे, उनके प्रयासों ने लोगों को जागरूक बनाया। जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, पिछड़ापन था समाज में, उनसे जनता को निकालकर यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि आखिर हम लोग इतना पिछड़ा हुए क्यों हैं, क्यों हम इन बंधनों में बंधकर अंग्रेज़ों की दास्तां में बनते जा रहे हैं। हमें ऐसा मौका मिलना चाहिए कि हम में आधुनिक सोच विकसित हो और हम अंग्रेज़ों की जो दास्तां है उससे मुक्त होने का प्रयास करें। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन था,
वो उदारवादी आंदोलन, उदारवादी गतिविधियों, उग्रवादी गतिविधियों, क्रांतिकारी गतिविधियों से होकर गुजरा, जिसमें इस आंदोलन को विभिन्न नेताओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ और कुछ हद तक सफलता भी मिली। 1919 में जब महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ तो उनका जो नेतृत्व था उसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने भारत की परिस्थितियों को समझा और आंदोलन को सही ढंग से चलाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे विभिन्न आंदोलन हुए, जिनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों को अपनी समस्याओं से परिचित कराना और ब्रिटिश दासता से मुक्ति प्राप्त करना था, जिसमें गांधी जी ने आम जन को, महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया कि अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे आएं और आंदोलन में शामिल हों। गांधी जी के नेतृत्व में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। इसमें अन्य कई नेताओं का भी सहयोग प्राप्त हुआ। इस तरह से गांधी जी के नेतृत्व में जो गतिविधियां चली स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उससे 1947 में अंततः भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब यदि बच्चों हम स्वतंत्रता आंदोलन को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उस दौरान कई ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण हमें आज़ादी प्राप्त करने में सफलता मिली। वो तत्व उस समय भी काफ़ी सहायक थे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो वो तत्व आज भी हमारे देश के विकास में काफ़ी सहायक हैं। ऐसे ही कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में से आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत को स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत में कौन कौन से प्रमुख तत्व प्राप्त हुए हैं, तो आपको उन तत्वों को बताते हुए, उन पॉइंट्स को बताते हुए उनका डिटेल बतानी है। तो सबसे पहला जो मुख्य तत्व है वो है अहिंसा। अहिंसा शब्द से हम स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा, उससे पहले भी हम परिचित हैं। प्राचीन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे जो सुधारक धर्म थे, उनमें हम अहिंसा के बारे में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अहिंसा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक आवश्यक अंग रहा है और गांधी जी ने इसके महत्व को देखते हुए, इसको समझते हुए अहिंसा के सिद्धांत को आधुनिक रूप से परिचित करवाया आम जनता को और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसा को प्रमुख शस्त्र बनाया। अहिंसा को उन्होंने माना कि हिंसा न करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से दूसरे पक्ष के सामने अपनी मांगों को रखना और उनको पूरा करवाना। वे सत्य और अहिंसा को एक दूसरे का पूरक मानते थे और उन्होंने दोनों तत्वों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सहायक मानते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए अहिंसा के सिद्धांत को अपना आधार बनाया। वो इसको वीरों का दर्शन मानते थे। गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला प्रयास था बच्चों, जब अहिंसक क्रांति को या अहिंसा को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना गया। इसके संदर्भ में एक योजना बनाई गई और इसी से ही सत्याग्रह जैसी विचारधारा का जन्म हुआ। गांधी जी से प्रेरित होकर भारतीय समाज के जो अधिकांश वर्ग थे, जनता थी, इसमें महिलाएं शामिल थी, बुजुर्ग शामिल थे, युवा वर्ग शामिल था, उन्होंने सभी ने अहिंसा की नीति को अपनाया। इस तरह से गांधी जी ने अहिंसा की विचारधारा को राष्ट्रीय जीवन में लागू करने का प्रयास किया
और सत्य को इसके साथ शामिल करते हुए भारतीय जनता से आग्रह किया कि अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ उसको शामिल करें। यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन को देखें तो आज़ादी के संघर्ष में गांधी जी और उनके अहिंसा के सिद्धांत की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्रता के बाद भी अहिंसा को भारत के राजनीतिक मूल्यों का आधार बनाकर स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसके महत्व को समझा गया और संसदीय विचारधारा के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। इस संदर्भ में देखा जाए बच्चों तो अहिंसा के सिद्धांत को हमने किस रूप में अपनाया। जैसे यदि हमें अपनी किसी मांग को मनवाना है तो न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल करके, प्रदर्शन, जुलूस, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपने विचारों को शांतिपूर्ण ढंग से रखकर अहिंसा की विचारधारा को अपनाया जा सकता है। इसी क्रम में धरना, अनशन, आमरण अनशन अहिंसा के विभिन्न शस्त्र के रूप में भारतीय जनता के सामने प्रकट हुए। अहिंसा के महत्व को देखा जाए तो शांतिपूर्ण सहज अस्तित्व की विचारधारा, लोकतांत्रिक विचारधारा, लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा, ये सभी सिद्धांत अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित हैं। सामाजिक समानता जो स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्रीय मूल्य के रूप में उभर कर सामने आई, उसका जन्म भी अहिंसा के तत्व से हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जब हमारे देश में लोकतंत्रात्मक एक विकसित शासन है तो अहिंसा का सिद्धांत अपनी पूर्ण महत्व स्थापित रखता है। इसके माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखकर सही ढंग से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन से जो प्राप्त विरासत हैं उनमें हम अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हैं, क्योंकि अन्य सभी विचारधाराओं का उदय इसी विचारधारा से हुआ है। दूसरा है राष्ट्रीय एकीकरण, जिसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।